हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डी के फार्मर ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 4 जो है बजट प्रिपरेशन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। तो गाइस यूनिट 4 का पहला टॉपिक है बजट प्रिपरेशन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो गाइस इस टॉपिक को हम आपके लाइफ साइकिल से कोरिलेट करके पढ़ाएंगे ताकि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम पहले इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो गाइस बजट क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आपके पेरेंट्स जो है आपको 10,000 जैसे कि मंथली देते हैं आपको अपना खर्चा चलाने के लिए, ठीक है। तो उस 10,000 में आप क्या करते हैं, आप 3,000 जो है अपना रूम का वेज देते हैं एंड जो 1,000 है उसमें से जो वेजिटेबल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, ठीक है, उसमें चले जा रहा है। एंड 2,000 जो है वो पेट्रोलिंग में, तो आप कॉलेज जाओगे बाइक से तो वो पेट्रोल खर्चे में निकल जाएगा 2,000, ठीक है। एंड 2,000 रुपीज़ जो है वो आपकी स्टडी मटेरियल जैसे कि आपको बुक्स वगैरह ख़रीदने हैं तो उसमें चले जाएगा, ठीक है। फिर जो भी अदर आपके खर्च रहते हैं जैसे कि आपको कहीं घूमने जाने रहता है या कोई भी अदर खाना पीना का, ठीक है, तो वो 2,000 जो है उसमें चले गया। तो इस तरह से ये 10,000 का बजट जो है आपने बना लिया, ठीक है। तो अगर ये 10,000 का बजट है, ठीक है, लेकिन आपने इसको कहीं और भी इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जैसे कि आपने फालतू का चीज़ कोई भी ख़रीद लिया तो क्या है आपका बजट जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब जो 10,000 आपको आपके पेरेंट्स ने आप खर्चे करने के लिए दिए थे वो जो है कम पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब आपको आपकी ज़रूरत के लिए पैसे की ज़रूरत रहेगी तो वो नहीं देंगे, क्योंकि आपको पहले से ही 10,000 रुपये जो है दे चुके थे। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए जो बजट को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि ये बजट क्यों ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे बजट को मेंटेन करके रखा जाता है, जो भी फ्यूचर प्लान है उसको अच्छे से चलाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बजट। द वर्ड बजट मीन्स फाइनेंशियल प्लान ऑफ अ हॉस्पिटल फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर। तो बजट जो है एक फाइनेंशियल प्लान होता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए पूरे ईयर के लिए। मतलब उनको एक ईयर में क्या क्या चीज़ करना है, कहाँ पे पैसा जो है इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसा खर्च करना है, उन सब का वो प्लान प्रिपेयर करते हैं ताकि जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से चले। बजट इज़ द क्वालिटी ऑफ प्लान ऑफ एक्शन एंड एड टू कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। तो बजट जो है वो मतलब ये एक एक्शन है जो कि किसी भी जो प्लान है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है हेल्प करता है। बजट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंस। तो जो बजट होता है वो किसी भी फ्यूचर इनकम होता है और एक्सपेंस को उसको बनाने के लिए ये हेल्प करता है। मतलब आपके पास एक अच्छा बजट रहेगा तो आपका जो भी फ्यूचर इनकम है वो भी आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप उसमें इम्प्रूवमेंट करके। देन सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। तो क्या ऑब्जेक्टिव है बजट के, उसको हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब जैसे कि आप अपने घर में ही देख लीजिए कि आपके पास एक अच्छा बजट रहता है तो क्या करते हैं, आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपके पास अगर एक अच्छा फ्रिज नहीं है तो आप एक फ्रिज खरीदते हैं, टीवी नहीं है तो टीवी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते जाते हैं। मतलब आपके पास जो चीज़ नहीं है उसको आप फुलफ़िल करते जाते हैं अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो। देन सेकंड है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद स्टैंडर्ड। तो जो एक्चुअल रिजल्ट है और स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो उसको हम कंपैरिजन करने के लिए बजट का यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन एंड फ्लक्चुएशन। तो जो भी डेविएशंस आ रहे हैं और जो फ्लक्चुएशंस आ रही है तो उसको भी हम बजट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ डेविएशंस। तो जो भी डेविएशंस आ रही है, वेरिएशंस आ रही है, तो उसको भी हम बजट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डिटेल्स टू डिटरमाइंड वेथर टू प्रपोज्ड इकोनॉमिकली फिजिबल एंड रियलिस्टिक। तो ऐसे इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने कार ख़रीदने का प्लान बनाया, ठीक है, लेकिन आपको कार ख़रीदने की ज़रूरत है। मतलब आपके पास मतलब उस कार को ख़रीदने के लिए जो आर्थिक जो आपकी स्थिति है वो सही है कि नहीं है, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ये भी बजट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें कि
आप उस चीज़ को एफर्ट कर पाओगे कि नहीं, ये चीज़। द नेक्स्ट पॉइंट, टू मॉनिटर द हॉस्पिटल फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो हॉस्पिटल में जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है तो उसको भी ये मॉनिटर करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन है एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडेंटिफाई इन प्रोसेस। तो जैसे कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको कार खरीदना है, तो वो जो है उसका कॉस्ट क्या है, वो कितना महंगा है, तो उसको भी एस्टिमेट करना बजट का ही एक रोल होता है। देन अब हम देखते हैं इसका एडवांटेज। तो बजट के क्या एडवांटेज है उसको हम देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान कर सकते हैं अगर आपने एक अच्छा बजट प्लान किया है तो। देन सेकंड है गिव अ बेटर फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग टू द मैनेजमेंट। तो आप अगर अच्छे से मतलब आप अपने बजट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपने एक अच्छे से बजट बना लिया तो उसके हिसाब से आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपको जो कुछ भी है उसको कैसे चलाना है, अपने हॉस्पिटल को कैसे चलाना है। आपने पूरा हर चीज़ मेंटेन कर लिया है कि वहाँ पे जो भी स्टाफ क्या रहेंगे, कितने रहेंगे, ठीक है, और आउट पेशेंट पे कितना खर्च करना है। तो ये सारा कुछ जो है आप डिसीजन मेकिंग के थ्रू वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। देन थर्ड है इफ़ेक्टिवली मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो जो हॉस्पिटल होती है उसकी जो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट होती है उसको भी आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है हेल्प टू फोकस ऑन हॉस्पिटल प्रियोरिटी। तो हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें जो है वो प्राथमिक रूप से आवश्यक है, जैसे कि वहाँ बेड होना, ठीक है, अच्छे से इक्विपमेंट्स होना, वहाँ पे मेडिसिन प्रॉपर रहे, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। देन इन्हेंस द एफिकेसी ऑफ स्टाफ एंड अदर्स। तो आप स्टाफ की एफिकेसी को भी इन्हेंस करते हैं, जैसे कि आपको कितने स्टाफ चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आपको कितने स्टाफ चाहिए, इन पेशेंट में कितना चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी सर्विस में कितने स्टाफ आपको चाहिए, तो इन सब को भी आप मैनेज कर सकते हैं आप अपना बजट प्रिपेयर करके एक्सपोज टू द रीज़न, ठीक है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस ऑफ बजट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ बजट प्रिपरेशन। तो बजट को हम मेनली 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ बजट, एंड सेकंड है बेस्ड ऑन फंक्शन, एंड थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ बजट। तो इसमें 3 आता है, लॉन्ग टर्म बजट, सेकंड है शॉर्ट टर्म बजट, एंड थर्ड है करेंट बजट। देन फिर अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट आता है सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, R&D बजट, कैश बजट, एंड मास्टर बजट। तो ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन बजट। तो ये इतने सारे मतलब 6 टाइप के फंक्शन बजट होते हैं। देन सेकंड है मतलब थर्ड है अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी इसको क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप से। तो इसमें फर्स्ट आता है फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब हम जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग जिसको हमने क्लासीफाई किया है उसको हम डिटेल से देखेंगे, जो था लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, एंड करेंट बजट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग टर्म बजट। तो लॉन्ग टर्म बजट क्या होता है, जो कि किसी लंबे समय के लिए इसको हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि 5 साल हो गया या 10 साल के लिए, तो हम इसको लंबे समय के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म बजट। एंड सेकंड आता है शॉर्ट टर्म बजट। तो इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि 2 से 5 साल हो गया, ठीक है, तो हम इसको 2 से 5 साल के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बजट। देन थर्ड आता है करेंट बजट। तो करेंट बजट को हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि आपको 1 महीने के लिए करना है, 2 महीने के लिए, मतलब आप कहीं घूमने जा रहे हो 1 आध महीने के लिए, तो उसके लिए आप जो बजट प्रिपेयर कर रहे हो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म बजट, ठीक है। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स बजट के। देन अगला पॉइंट आता है हमारा डिवीज़न ऑफ बजट। तो बजट के मेनली 3 टाइप्स के डिवीज़न होते हैं, इनकम अकाउंट, एंड इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू अकाउंट। देन सेकंड आता है एक्सपेंडिचर्स, एंड थर्ड है आस्किंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा इनकम अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। तो इसका मतलब ये होता है कि जब जैसे कि आपका कोई भी एक शॉप है या आपका मान लो एक मेडिकल स्टोर है, ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है जब आप मेडिसिन सेल कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपने 1 महीने में कितना मेडिसिन सेल किया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ उससे, तो वो है उसका इनकम अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट। देन सेकंड है एक्सपेंडिचर। तो आपको जैसे कि आपने 1 महीने में 10,000 का जो है मेडिकल में आपने
जो है प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। तो अब आप उस 10,000 का कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपने और कुछ मेडिसिन्स खरीदी या आपने कोई एक स्टाफ रखा है उसको दिया, ठीक है। तो वैसे ही आपने उसको कहाँ अपने जो आपको जो मनी मिला उसको आपने कहाँ स्पेंड किया, वो चीज़ कहलाता है एक्सपेंडिचर। देन थर्ड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जब आपने उसका जो भी है इन्वेस्ट करने के बाद फिर से सॉरी मतलब जो भी आपने सामान खरीदने के बाद या अपने स्टाफ वगैरह को देने के बाद जो पैसा जो बच जा रहा है आपसे, ठीक है, तो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपके पास फ्रिज नहीं है या आपके पास अच्छा सा काउंटर नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इनकम अकाउंट मतलब होता है जो आपको बिजनेस करने से आपको जो इनकम मिल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनकम अकाउंट। एंड एक्सपेंडिचर मतलब जितना आपको प्रॉफिट हुआ उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे कि आपके स्टाफ को दे रहे हो या आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो अब थर्ड आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब आप ये दोनों चीज़ कर रहे हो, उसके बाद आपके पास और जो भी इनकम आपके पास बच जा रहा है, ठीक है, जितना पैसा आपके पास बच रहा है उसका आप क्या कर रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे कि आपने फ्रिज ले लिया या काउंटर ले लिया, अच्छे से बाइक ले लिया, आपके पास बाइक नहीं अगर तो ये चीज़ कहलाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट आता है इनकम अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। तो आपके पास जितना इनकम आ रहा है उसको कैलकुलेट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बजट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट और अकाउंट डिपार्टमेंट मेंटेन डेली, वीकली एंड मंथली, ठीक है। तो जो फार्मेसी जो डिपार्टमेंट होती है या अकाउंट डिपार्टमेंट होती है, ठीक है, तो आपके पास जितना मनी आ रहा है, ठीक है, या इनकम आ रहा है उसको क्या करती है, या डेली करेगी या तो वीकली या मंथली, इसको क्या करेगी ये कैलकुलेट करती है, ठीक है। देन सेकेंड आता है हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसे कि मैंने बताया था एक्सपेंडिचर मतलब जो आपको इनकम मिल रहा है उसको आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, मतलब जैसे कि स्टाफ है तो स्टाफ को दे रहे हो या कोई आपको कोई मेडिसिन खरीदनी है तो आप मेडिसिन खरीद रहे हो, वो चीज़, ठीक है। मतलब आप अपने बिजनेस में ही उसको लगा रहे हो, ठीक। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंस, ठीक है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर रहे हो। प्रोफेशनल केयर ऑफ द पेशेंट, तो जैसे कि आपने किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाया है किसी भी पेशेंट के केयर के लिए तो आप उसको देंगे। आउट पेशेंट एंड इमरजेंसी एक्सपेंस, तो इसमें जो भी स्टाफ रहते हैं उसको आप देंगे, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है मिसलेनियस एक्सपेंस। देन द एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो इसके कुछ कैटेगरीज भी हैं जैसे कि सैलरी एंड वेजेस, तो आप उसको सैलरी देते हो उसमें चले जाता है वो, ठीक है। सप्लाई एंड मटेरियल्स, तो जो भी मटेरियल्स खरीदने हैं, ठीक है, जैसे मेडिकल है आपका तो आप न्यू मेडिसिन खरीदेंगे। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सपेंस, तो ये भी वही है कि आप जो भी ड्रग्स हैं एंड जो भी फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस है उसको खरीदेंगे, उसमें चले जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ है परचेस एक्सपेंस। तो ये था इसके डिविजन्स। तो अब हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। तो इसमें फॉलोइंग पैरामीटर जो है उसको इंक्लूड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेकंड है एक्चुअल फंड पोजीशंस, थर्ड है यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स, एंड फोर्थ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एंड फिफ्थ है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 5 चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है। तो जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो बजट को आपको प्लान करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, तभी सब कुछ अच्छे से होगा। देन इसमें सेकंड आता है एक्चुअल फंड पोजीशन। तो आपको सक्सेसफुल बजट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है जो भी हमारे जो फिर्म है उसके जो है फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो जो है अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चलेगा। मास्टर बजट विल बी गिव इंसाइट अबाउट द फ्यूचर प्लान। तो आपके पास अगर अच्छे से बजट है, ठीक है, आपका बजट अच्छा है तो आप अपने फ्यूचर प्लान्स को भी अच्छे से कर सकते हो। देन सेकेंड है यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम, मतलब आपको चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब उसकी आवश्यकता बोल सकते हैं आप, ठीक है, उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक, वो चीज़। इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी, मतलब आपको कौन सी मटेरियल चाहिए जिसका यूज़ जो है वहाँ पे किया जा रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
तो इसको हम उसकी क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप उस मटेरियल को ख़रीद रहे हो, ठीक है, जब आप उसको ख़रीद रहे हो तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट है कि उसकी क्वांटिटी, आपको वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, एंड सेकंड है उसका फाइनेंशियल, ठीक है, मतलब वो कितने में आ रहा है, मतलब वो कितने कॉस्ट का है, उसका कॉस्ट क्या है, वो इस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। मतलब दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड है। फर्स्ट है मटेरियल यूज़, तो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है मतलब वो कितने क्वांटिटी में वहाँ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको परचेस करते हो उस मटेरियल को, तो वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट होता है हमारा जो क्वांटिटी, एंड सेकंड चीज़ है फाइनेंशियल। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करेगा। दिस हेल्प इन शेड्यूलिंग द परचेस ऑफ मटेरियल। तो आप जो भी मटेरियल्स खरीदोगे तो उसके शेड्यूल्स बनाने में, ठीक है, ये आपको मदद करेगा। एंड थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। स्टडी ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एंड परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बजट प्लानिंग। तो जो भी कॉस्ट है उसकी स्टडी करना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कार वाला एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि आपको एक कार ख़रीदना है, तो आपको मालूम है कि कार जो है बहुत महंगी होती है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है, कि वो कितने में आ जाएगी, कितनी महंगी है, ठीक है, तो आपका बजट है कि नहीं, तो उस चीज़ का स्टडी करेंगे। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना प्लान जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि वो कार अगर महंगी है तो हम कम कीमत वाली कार खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम उसका प्लानिंग करते हैं। फोर है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। द इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ नीडेड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। तो जैसे कि इन्वेंट्री मीन्स जो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स हो गया और मेडिसिन जो यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना भी मतलब ज़रूरी होता है एक बजट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कितना मेडिसिन मतलब वहाँ यूज़ हो रहा है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है वहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो आपने उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया है, तो आप बजट भी प्लान नहीं कर पाओगे। To avoid stock out and overstock, the effective inventory control is needed as huge amount of capital is invested in inventory। तो जैसे कि आपने कोई भी चीज़, जैसे कि कोई मेडिसिन है, ठीक है, आपने अपने मेडिकल में रखा है कोई भी मेडिसिन, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि वो किसी भी पेशेंट को चाहिए लेकिन वो आपके पास नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा मेडिसिन जो है आपके पास बहुत ही ज़्यादा है और वो चीज़ जो है वो बिक नहीं रही होती है। तो वही स्टॉक आउट मतलब जो है पेशेंट को चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है, और ओवर स्टॉक मतलब आपके पास बहुत ही ज़्यादा है जो पेशेंट की ज़रूरत की नहीं है। तो इसको जो है कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा अपने कैपिटल्स को उस पर इन्वेस्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके बजट पे इसका इफ़ेक्ट जाएगा। तो इसीलिए इसको भी कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था गाइस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं हम जो है क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।